हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाई मेथड एंड गैप मेथड। तो दो नए कंसेप्ट सीखेंगे और ये दोनों किससे रिलेटेड है ना, परम्यूटेशन से रिलेटेड है। तो जब भी हमारे सामने कुछ स्पेसिफिक टाइप की परम्यूटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, तब हम इन दो कंसेप्ट्स का यूज करेंगे। ठीक बात है। तो दोनों की थोड़ी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखी हुई है हमने यहाँ पे, टाई मेथड की भी और गैप मेथड की भी। तो दोनों को एक बार देखते हैं, वन बाय वन समझते हैं इसको क्या चीज है। सबसे पहले टाई मेथड की बात करते हैं। क्या लिखा गया? व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो मतलब ऐसी परम्यूटेशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स जिसमें ये कंडीशन हो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमेशा एक साथ रहना है, कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको तुम्हें अरेंज करवाना है, बट कंडीशन क्या आगी कि कुछ उसमें से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होंगे या 5 ऐसे होंगे जिनको हमेशा एक साथ रहना है। वो एक दूसरे से तुम भिन्न नहीं कर सकते, ठीक है, एक दूसरे से उनको दूर दूर नहीं कर सकते, हमेशा उनको साथ में रहना है। तो जब भी ऐसी स्पेसिफिक टाइप की अरेंजमेंट वाली प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम क्या करेंगे? टाई मेथड का यूज करेंगे। तो ये तो पता चल गया कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स में टाई मेथड यूज होगा, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमेशा एक साथ में रखने की कंडीशन होगी। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन के थ्रू अगर समझना हो, क्वेश्चन लिखा गया फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सो दैट 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं, इनको परम्यूट करवाना है। टोटल परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? 10 फैक्टोरियल बनेंगे। बट कंडीशन दे दी कि 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि हमेशा एक साथ रहेंगे। तो जितने भी तुम अरेंजमेंट बनाओगे सिर्फ वही वाले अरेंजमेंट बना सकते हो जिसमें वो वाले 3 ऑब्जेक्ट्स तुम्हें हमेशा क्या दिखे? एक साथ दिखे, एक दूसरे के एडजेसेंट दिखे। तो देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा, टाई मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 10 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, तो मान लो ऑब्जेक्ट्स के नाम हो गए O1, ऑब्जेक्ट 1, O2, O3 अप टू O9 एंड O10। ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें से 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमेशा एक साथ रहना है। तो कोई भी 3 हो सकते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं कौन से 3 है? O1 है, O3 है और O5 है। ये 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे कंडीशन है कि इनको एक साथ ही रखना है। तो अब देखना करेंगे क्या, इन तीनों को एक साथ रहना है तो क्या करेंगे ना, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये एक साथ रहें, इनको आपस में बांध देंगे, इनको टाई कर देंगे आपस में। टाई करने का मतलब इनको टाई कर दिया। तो अब ये क्या होगा ना, अब ये जहां भी जाएंगे, कोई भी तुम अरेंजमेंट करोगे, ये सारे तीनों एक साथ जाएंगे। इनको हमने बांध दिया आपस में, तो कोई बंदा अकेला निकल के नहीं जा सकता, तो तीनों एक साथ जाएंगे जहां भी जाएंगे। तो जैसे हमने इसको टाई किया ना, अब हम क्या करेंगे, इसको एक सिंगल यूनिट मान के चलेंगे, एक ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, 3 नहीं मान के चलेंगे। ठीक बात है। 3 ऑब्जेक्ट्स थे जिनको एक साथ रहना था, उनको पकड़ के एक साथ बांध दिया हमने। अब उसको एक सिंगल यूनिट माना जाएगा जब भी तुम अरेंजमेंट करोगे। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि बाकी तो जैसे मर्जी परम्यूट होते रहे, ये जहां भी जाएगा परम्यूट होने के लिए ये तीनों एक साथ जाएंगे, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी। ठीक बात है, ठीक है। अब करते हैं, एक यूनिट ये हो गया। इसके अलावा बाकी कितने ऑब्जेक्ट्स बचे हैं? 7 ऑब्जेक्ट्स और हैं। तो 7 ऑब्जेक्ट्स और हैं हमारे सामने। सो 7 ऑब्जेक्ट्स प्लस दिस 1 यूनिट। तो टोटल नेट कितने ऑब्जेक्ट्स हुए? 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। सारे के सारे क्या है? डिफरेंट है। तो इनको हम आपस में परम्यूट करवाते हैं, जितने तरीकों से भी करवा सकते हैं। कितने तरीकों से करवा सकते हो? 8 फैक्टोरियल से। सो दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल तरीके हो गए। अब इन 8 फैक्टोरियल में क्या हुआ होगा? ऐसे हुए होंगे अरेंजमेंट्स कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर केस में तो क्या कि पहले ये 7 ऑब्जेक्ट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये पूरे का पूरा यूनिट आ गया। तो इन 8 फैक्टोरियल केसेस में एक ये वाला केस आया होगा जिसमें ये तीनों एक साथ होंगे, 7 ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक बात है। ऐसे और कौन से आए होंगे? 1 2 3, यहां पे पूरा यूनिट आ गया, 4 5 6 7। तो बात आ रही है समझ में? तो इससे इनको एक यूनिट मानने से क्या हुआ, इन 8 ऑब्जेक्ट्स की जब भी तुम अरेंजमेंट करवाओगे तो ये एक पूरा यूनिट कहीं पे भी बीच में आ सकता है, और उस एक यूनिट से क्या हुआ कि ये तीनों हमेशा तुम्हें क्या दिखेंगे? एक ही साथ दिखेंगे। हमारी कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी। ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या आ जाना चाहिए? 8 फैक्टोरियल आ जाना चाहिए क्या? नहीं, इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी ना, कि जब तुम्हारा ये वाला केस चल रहा होगा कि जब इन तीनों को एक साथ यहाँ पे बांध दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा? O1 O3 O5 तीनों पड़े हैं, तो तीनों एक साथ तो हैं, ये बात तो सही है। बट ये वाला जो पूरा बंडल है ना, इसके अंदर इन तीनों को तो आपस में अरेंज करवा ही सकते हैं। तो मतलब इसी केस के कोरस्पॉन्डिंग और कौन सा केस बनेगा? एक ऐसा केस भी बन सकता है जिसमें पहले O1 आ जाए, फिर O5 आ जाए, फिर O3 आ जाए। तो ये 7 ऑब्जेक्ट्स तो वैसे के वैसे हैं,
ये O1 O3 O5 की जगह क्या हो गया, O1 O5 O3 हो गया, या फिर क्या हो सकता था, O3 O5 O1 हो सकता था, या फिर O3 O1 O5 ऐसे करके। तो मतलब एक बंडल तो बना लिया, वो बात तो सही है, बट जो बंडल के अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनको तो आपस में रीअरेंज कर ही सकते हैं, बंडल के अंदर जो मर्जी करते रहो, ठीक है, बट रहेंगे तो तीनों तब भी साथ ही। तो इसका मतलब पहले तो हमने क्या किया, इनको एक यूनिट मान लिया, बाकियों के साथ इनको अरेंज करवा दिया जितने तरीकों से करवा सकते थे। उसके बाद हमने ये कहा कि इन 8 फैक्टोरियल में जितने भी केस होंगे ना, तो कोई एक पर्टिकुलर केस ले लिया, तो इस केस के भी आगे कितने अरेंजमेंट और बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल और बन सकते हैं। क्यों, तुम क्या करोगे, बाकी 7 को फिक्स रखोगे, इनको आपस में रीअरेंज करवाते जाओगे, तो 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या बन जाएंगे, हर एक केस की कोरस्पोंडिंग बन जाएंगे। So corresponding to every case in 8 factorial, there are 3 factorial more arrangements. ठीक बात है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई और क्या कर सकते हैं, इन तीनों को आपस में अरेंज करवा सकते हैं इनटू 3 फैक्टोरियल, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक बात है, तो ये टाइम मेथड की एप्लीकेशन है, ये कंप्लीट टाइम मेथड है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम कर सकते हैं। जब भी स्टेटमेंट ऐसी देखने को मिलेगी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पे कंडीशन लगा दी कि उनको हमेशा एक साथ रहना है, तो क्या कर दो, उनको एक साथ टाई कर दो और उनको फॉर द टाइम बीइंग एक यूनिट मान लो, चाहे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15 जितने मर्जी हैं, उनको बांध के एक यूनिट मान लेंगे। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, बाकी जितने भी बचे उनको आपस में परम्यूट करवा देंगे उतने फैक्टोरियल तरीकों से। और मल्टीप्लाई में ये वाला स्टेप हमेशा याद रखना, इसको मत मिस करना। मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है, जितनों को तुमने टाई किया ना, तो उस बंडल के अंदर उनकी अब आपस में अरेंजमेंट हो सकती है। कितने तरीकों से, 3 ऑब्जेक्ट्स थे तो 3 फैक्टोरियल से होगा। तो ये टाई मेथड हमारा इससे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक बात है, तो इतना समझ में आ जाए तो काफी है, बाकी इसके बाद इसकी और एप्लीकेशंस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम मेथड। अब इसके बाद दूसरे मेथड पे आएंगे, गैप मेथड पे। ठीक, ओके, इसको देख लो। गैप मेथड किस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम अप्लाई करेंगे, व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सेपरेटेड। इसी का उल्टा हो गया, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स पे कंडीशन थी कि उनको एक ही साथ रहना है, इस पे कंडीशन क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, एडजेसेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एडजेसेंट नहीं रहने का मतलब, ऑलवेज सेपरेटेड होने का मतलब कि उन दो के बीच में कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो आना ही चाहिए, तभी तुम बोल पाओगे कि वो दोनों आपस में क्या है, सेपरेटेड है। सही, तो बिल्कुल इसका उल्टा केस है कि जब कुछ ऑब्जेक्ट्स पे कंडीशन हो कि वो हमेशा एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे, नॉन एडजेसेंट रहेंगे, उस केस में गैप मेथड का अप्लाई करेंगे। गैप नाम से क्लियर हो रहा है कि उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। गैप का मतलब उसकी जगह पे कुछ और ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, तभी तुम बोल पाओगे कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, आपस में सेपरेटेड है। ठीक, इसको भी एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। क्या लिखा गया, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सो दैट 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे वो। इसको देखो कैसे करेंगे, वही सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, O1 O2 O3 अप टू O9 O10, ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे कंडीशन है, कोई भी मान लो, O2 मान लो, O8 मान लो, O10 मान लो, ये 3 ऑब्जेक्ट्स पे कंडीशन है। इसको ऐसे नहीं शो करता मैं, नहीं तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी कि टाइप कर दिया। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमेशा सेपरेटेड रखना है। अब ये चीज कैसे इंश्योर करें कि ये हमेशा सेपरेटेड रहें, तो इसका फंडा देख लो, गैप मेथड का मतलब देख लो क्या है। क्या करेंगे ना, जिन पे तो कंडीशन है कि इनको सेपरेटेड रहना है, इनको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दो, इनको भूल जाओ। क्या करो, इसके अलावा बाकी कितने ऑब्जेक्ट्स बच रहे हैं, 7 ऑब्जेक्ट्स बच रहे हैं ना, तो इसके अलावा ये जो 7 ऑब्जेक्ट्स है ना, इनको अरेंज करवा दो पहले। तो इनको अरेंज करवाने के कितने तरीके हैं, 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ठीक बात है, अब होगा क्या, इन 7 ऑब्जेक्ट्स को जब तुम अरेंज करवाओगे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, 7 ऑब्जेक्ट तुमने अरेंज करवा दिए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अब इससे होगा क्या, अगर ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे रखे हुए हैं ना एक रो में, एक लाइन में, तो इनके बीच में गैप्स क्रिएट हो गए होंगे। एक गैप यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 और 8, हर एक 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक गैप आएगा, एक गैप स्टार्टिंग में दिखेगा, एक गैप लास्ट में दिखेगा।
तो क्या पता चला कि जब तुमने 7 ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर दिए, प्लेस कर दिए, उससे क्या हुआ, उनके बीच में 8 गैप्स क्रिएट हो गए। 8 गैप्स आर क्रिएटेड। ठीक बात है। जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उससे एक नंबर ज्यादा गैप्स क्रिएट होंगे। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स थे जिनको हमेशा दूर दूर रहना था, हम क्या करेंगे, इन 3 ऑब्जेक्ट्स को उठा के इन गैप्स में प्लेस कर देंगे। ठीक बात है, इनको क्या कर दो, गैप्स में प्लेस कर दो, प्लेस इन गैप। तो क्या ये ऑटोमेटिकली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी या नहीं, कि सारे एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है, तो अगर इन 8 गैप्स में तुमने इन 3 ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उन दो के बीच में कम से कम एक तो ऑब्जेक्ट आ ही जाएगा जिससे हम बोल पाएंगे कि ये क्या है, सेपरेटेड है। तो बस कर दो। कैसे करोगे, तो इन 3 ऑब्जेक्ट्स को इन 8 गैप्स में प्लेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 8p3 लगा सकते हैं कि 8 पोजीशंस हैं और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अरेंज करने कितने तरीकों से, 8p3 तरीकों से। या फिर अगर p3 नहीं लगाना तो क्या करो, इन 8 में से ना पहले 3 गैप्स सेलेक्ट कर लो इंटू 8c3। कोई भी 3 गैप सेलेक्ट कर लिए, मान लो ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया और ये वाला। 3 गैप ही तो चाहिए, 3 ही तो पोजीशंस फिल करनी है इन 3 ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए। तो ये 3 गैप सेलेक्ट कर लिए। अब 3 प्लेसेस हैं तुम्हारे पास, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको रख दो। कितने तरीकों से रख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से रख सकते हैं। सो इनटू में क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल आ गया। ठीक बात है, तो सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर ली हमने। तो ये है गैप मेथड। ठीक बात है, कि जितने ऑब्जेक्ट्स पे कंडीशन है कि उनको हमेशा सेपरेटेड रहना है, एक दूसरे से दूर रहना है, नॉन एडजेसेंट रहना है, क्या करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को फॉर द टाइम बीइंग बाहर रखो। उसके अलावा जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर दो, अरेंज कर दो, जितने तरीकों से कर सकते हैं। उनकी अरेंजमेंट से क्या होगा, उनके बीच में गैप्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन गैप्स में इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर देंगे। तो जितने ऑब्जेक्ट्स रखने हैं उतने गैप्स पहले सेलेक्ट कर लो, उसके बाद उतने गैप्स में इतने ऑब्जेक्ट्स को रखने का तरीका उतने फैक्टोरियल से आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज हमारी कंप्लीट है कंसेप्ट वाइज। टाइम मेथड हमने समझ लिया क्या होता है, गैप मेथड हमने समझ लिया। अब इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, उन पे इसको अप्लाई करते जाएंगे तो फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप क्वेश्चन लिखा गया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल कैन बी मेड स्टैंड इन अ रो सच दैट, ये आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। ठीक बात है, ठीक है। तो अब देखना, जो हमने 2 कंसेप्ट सीखे हैं ना अभी, उनको कितने ही वेरिएशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ पॉसिबल वेरिएशंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। देखना इसको, 8 लोग हैं टोटल, उनको एक रो में खड़े करना है, स्टैंड करना है, अरेंज करना है। ठीक है, सच दैट, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 पर्टिकुलर पर्संस A एंड B ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। इन 8 में से 2 पर्टिकुलर लोग A और B नाम दे दिया, उनको ऐसे हैं जिनको हमेशा एक साथ खड़े होना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर है कि इन 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रहना है, तो इन पे क्या लग जाएगा, टाई मेथड लग जाएगा। तो लगा दो। तो फर्स्ट इज, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में टाई कर देंगे, तो A और B को कर दो टाई। इनको टाई कर दिया, बाकी कितने लोग बचे, टोटल 8 थे, तो प्लस 6 लोग और बचते हैं। क्या करोगे इनका, इसको 1 यूनिट मानोगे, 6 यूनिट ये हो गए, 6 पर्सन प्लस 1 पर्सन, टोटल 7 पर्सन। इनको आपस में अरेंज करवा दो, कितने तरीकों से, 7 फैक्टोरियल से। ये तो एक पार्ट हो गया, मल्टीप्लाई। दूसरा पार्ट क्या होता है, जिनको तुमने आपस में टाई किया है उनकी इंटरनल अरेंजमेंट। इनको इंटरनली कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से। तो इनटू में क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल आ गया। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। ठीक बात है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ टाइम मेथड, ये बात सही है। ऐसे नेक्स्ट पार्ट ट्राई कर सकते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया, A एंड B शुड बी सेपरेटेड। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैप मेथड, कि 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमेशा एडजेसेंट नहीं रहना, नॉन एडजेसेंट रहना है, सेपरेटेड रहना है। तो ये भी कर लेते हैं। सो सेकंड वन इज गैप मेथड लगेगा। क्या करेंगे, A और B को फॉर द टाइम बीइंग ग्रुप से बाहर मान लो। इसके अलावा कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, उनको अरेंज करने के तरीके कितने, 6 फैक्टोरियल। 6 तरीकों से अरेंज कर दिया। जब उनको 6 तरीकों से अरेंज किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 लोग प्लेस हो गए। तो 6 लोगों के प्लेसमेंट से गैप्स कितने क्रिएट होंगे, इससे एक ज्यादा होगा, हमेशा 7 गैप्स बन रहे होंगे। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7।
हमें क्या करना है, ये जो दो पर्संस हैं ए और बी, इनको इन गैप्स में प्लेस करना पड़ेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहें। तो क्या करो, इन 7 में से 2 गैप सेलेक्ट कर लो, एक बार सेलेक्ट कर लिए उसके बाद उनको उसमें अरेंज कर देंगे। तो सेलेक्ट कैसे करोगे, इनटू 7c2, 2 तरीकों से सिलेक्ट कर लो, इनटू कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, 2 फैक्टोरियल से, ये आ गया। ठीक बात है। ये डायरेक्टली चाहे तो 7p2 लगा दो, 7 प्लेसेस हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है 7p2, या फिर ऐसे कर लो कि पहले सिलेक्शन कर ली उसके बाद अरेंजमेंट कर दी, एक ही बात है। ठीक, ओके, नेक्स्ट पार्ट कर लो। सो थर्ड पार्ट क्या होगा, पढ़ के देख लो। क्या लिखा गया, नो टू ऑफ ए बी सी डी शुड स्टैंड टुगेदर। अब समझ के देखो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। 4 पर्सन दे दिए ए बी सी डी, नो टू का मतलब कि कोई भी 2 बंदे ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि साथ साथ खड़े हो। तो इसको ट्रांसलेट करो दूसरी लैंग्वेज में, तो क्या बोल सकते हैं कि ये चारों बंदे हमेशा एक दूसरे से सेपरेटेड होने चाहिए, कोई भी 2 एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो मतलब चारों के चारों सेपरेटेड होने चाहिए। तो फिर से डायरेक्ट गैप मेथड की स्टेटमेंट है ये। तो वही काम करेंगे कि 4 लोगों पे कंडीशन है कि इनको सेपरेटेड रहना है, तो इनको पहले क्या करो, ग्रुप से बाहर रखो। इसके बिना बाकी कितने लोग बचे, 4 लोग बचे, उनको प्लेस कर दो कितने तरीकों से, 4 फैक्टोरियल से। 4 लोग प्लेस कर दिए, कितने गैप्स बने, 5 गैप्स बने। उन 5 गैप्स में कितने लोगों को रखना है, 4 लोगों को रखना है। तो पहले 4 गैप सेलेक्ट कर लो, तो इनटू 5c4, 4 गैप सेलेक्ट हो गए। उन 4 प्लेसेस पे 4 बंदों को अरेंज करने के तरीके कितने, 4 फैक्टोरियल। आ गया, एक एक लाइन के सॉल्यूशन है, एक एक स्टेप के। ठीक बात है, तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। ओके, आगे रीड कर लो। फोर्थ में क्या लिखा गया, ए बी सी डी शुड नॉट बी ऑल टुगेदर। अब इसकी अगेन स्टेटमेंट समझ के देखो क्या बोला गया। ऊपर क्या लिखा गया था, नो टू ऑफ एबीसीडी शुड स्टैंड टुगेदर, कोई भी 2 बंदे एक साथ नहीं होने चाहिए। इसमें क्या लिखा, एबीसीडी शुड नॉट बी ऑल टुगेदर, तो मतलब वो वाले केसेस नहीं चाहिए जिसमें ये चारों बंदे एक साथ हों। तो इसको दूसरे वर्ड्स में कैसे बोला जा सकता है, दूसरे शब्दों में बोलने का तरीका कि क्या करो, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स किसके बराबर बोल सकते हैं, हमें कौन से अरेंजमेंट नहीं चाहिए जिसमें चारों एक साथ हो। तो क्या करो, टोटल अरेंजमेंट फाइंड कर लो, उसमें से वो वाले माइनस कर देंगे जिसमें ये चारों एक साथ होंगे, ए बी सी डी आर टुगेदर। देखो सही बोल रहा हूं क्या मैं, ए बी सी डी शुड नॉट बी ऑल टुगेदर, चारों एक साथ नहीं होने चाहिए। तो क्या करो, टोटल अरेंजमेंट फाइंड कर लो, उसमें से वो वाले माइनस कर दो जिसमें चारों एक साथ हैं, तो यही वाले केसेस तो बच जाएंगे। तो बस ये तो करना आता ही हमें। टोटल देख लो, टोटल कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, 8 लोग हैं, 8 फैक्टोरियल बन सकते हैं। माइनस ऐसे कितने केसेस जिसमें ये चारों एक साथ होंगे। अब फिर से कौन सा केस बन गया, टाई मेथड वाला, 4 लोगों को एक साथ रखना है। तो क्या करोगे, इन चारों को आपस में टाई कर दोगे, एक यूनिट ये बन गया, इसके बिना बाकी कितने लोग बचे, 4 लोग बचे, तो 4 वो, एक ये, 5। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। मल्टीप्लाई इनकी इंटरनल अरेंजमेंट कितनी, 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक बात है, तो ये फोर्थ वाले पार्ट का आंसर हो गया। सही, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिफ्थ में लिखा गया ए बी आर टुगेदर, सी डी आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम ए बी। ये 2 बंदे एक साथ हमेशा रहेंगे, ये 2 बंदे एक साथ हमेशा रहेंगे, बट ये वाला जो बंडल है, ये वाला जो ग्रुप होगा और ये वाला ग्रुप, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो देख सकते हो वही जबरदस्ती वेरिएशंस बनाई गई हैं उसी चीज की जितनी बन सकती है। ठीक है, तो ये भी करते हैं ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन है। सो फिफ्थ, ए बी को एक साथ रखना है, टाई कर दो। सी डी को एक साथ रखना है, टाई कर दो। ठीक बात है। अब इस चीज को और इस चीज को, इन दोनों यूनिट्स को आपस में सेपरेटेड रखना है, तो इन दोनों पे क्या लगेगा, गैप मेथड लगेगा। आ रही बात समझ में, जिनको तो साथ में रखना है पहले क्या कर दो, टाई कर दो। ए बी को साथ में रखना था, इसको 1 यूनिट मान लिया, सी डी को एक साथ रखना था, 1 यूनिट मान लिया, बट अब ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट आपस में सेपरेटेड बोले गए हैं, तो इन पे क्या लगेगा, गैप मेथड। गैप मेथड लगाने का तरीका आता है, फॉर द टाइम बीइंग क्या करेंगे, इनको ग्रुप से बाहर रखेंगे। इसके अलावा कितने लोग, 4 लोग, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। कितने गैप्स क्रिएट होंगे, 5 गैप्स क्रिएट होंगे। उन 5 गैप्स में कितने यूनिट रखने हैं, 2 ही यूनिट रखने हैं।
तो 2 गैप सेलेक्ट कर लेंगे इनटू 5c2। 2 गैप सेलेक्ट किए, उन पे इन 2 यूनिट को अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल आ गए। यहां तक तो क्या लगाया है, सिर्फ गैप मेथड लगाया है, बट इसको जो टाइप किया था इनकी इंटरनल अरेंजमेंट तो होगी कितनी 2 फैक्टोरियल। इनको जो टाइप किया था इनकी इंटरनल अरेंजमेंट तो होगी कितनी 2 फैक्टोरियल। तो अब जाके ये कंप्लीट हो गया, सारी कंडीशंस हमने लगा दी एक-एक करके, कुछ नहीं छोड़ा। चेक कर लो सही बात है कि नहीं। ठीक है, ओके, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, 6th। पढ़ के देखो 6th में क्या बोला गया, ए बी सी आर टुगेदर बट डी ई एफ मस्ट बी सेपरेटेड। अगेन कर सकते हैं आराम से, ए बी सी टुगेदर है, इनको टाई मेथड लगाएंगे, इन पे डी ई एफ सेपरेटेड है, इन पे क्या लगाएंगे, गैप मेथड लगाएंगे। तो क्या करेंगे, ए बी सी को एक साथ टाई कर देंगे, डी ई एफ पे गैप मेथड लगना है, इनको क्या करेंगे फॉर द टाइम बीइंग ग्रुप के बाहर रखेंगे। ठीक बात है, तो 3 ये हो गए, 3 ये, इसके अलावा प्लस कितने लोग बचे, 2 लोग और बचे, 2 पर्संस और बच गए हैं। ठीक है, तो ये 2 लोग, इनको तो ग्रुप के बाहर रखना है, इस पे तो गैप मेथड लगेगा अभी। तो ये जिनको टाई किया है 1 यूनिट, ये 2 लोग ये हो गए, टोटल कितने 3 यूनिट हो गए, उनको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको जिनको टाई किया था इनको भी अरेंज करेंगे आपस में इनटू 3 फैक्टोरियल। इनकी अरेंजमेंट हो गई, इनकी अरेंजमेंट से कितने गैप्स बने होंगे आपस बीच में, 4 गैप्स बने होंगे। 4 गैप्स में 3 लोगों को रखना है, तो पहले 3 गैप सेलेक्ट कर लो 4c3, इन 3 लोगों को प्लेस करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। तो बार बार वही चीज कर रहे हैं, क्वेश्चन तो जैसे मर्जी घुमाए ही जा सकते, उसमें तो क्या बड़ी बात है, बट एक बार अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद तो क्वेश्चन तो फिर आसान ही है बिल्कुल। ठीक है, तो होपफुली ये 6 के 6 पार्ट समझ में आ गए होंगे, और अगर ये समझ में आ गए तो इसी क्वेश्चन के अभी 3-4 पार्ट्स और करेंगे। ठीक है, तो देख लो इनको एक बार। ओके, ये कुछ पार्ट्स और लिखे गए हैं इसी सेम क्वेश्चन के, और नई नई वेरिएशंस बनाई गई हैं उसी की। ठीक बात है, देखना सबसे पहले 7th पार्ट क्या लिखा गया है ना, देयर आर 3 पर्टिकुलर पर्संस प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी 2 बंदे हैं, इनके बीच में 3 पर्टिकुलर पर्संस प्रेजेंट होने चाहिए हमेशा। पर्टिकुलर का मतलब, देने का मतलब क्या है कि 3 लोग पहले से डिफाइंड हैं कि किनको इनके बीच में रखना है, तो तुम्हें उनको सेलेक्ट नहीं करना अलग से, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है पर्टिकुलर। ठीक बात है, तो देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो 3 पर्टिकुलर पर्सन की बात कर लेते हैं ना, उनके नाम दे देते हैं। तो मान लो एक है पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3। तो ये 3 लोग ऑलरेडी डिफाइंड है जिनको ए और बी के बीच में हमेशा रहना है, ऐसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तुम्हें बताने हैं। ठीक बात है, तो इनको अगर ए और बी के बीच में रहना है तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी ना, ए होगा, इनके बीच में ये 3 लोग पड़े होंगे, और यहाँ पे बी, ये हमेशा ऐसे दिखेंगे कि एक साइड पे ए है, एक साइड पे बी, इसके बीच में ये 3 लोग पड़े होंगे। तो ऐसे अरेंजमेंट्स हमें बताने हैं। ठीक बात है, तो इसको इनडायरेक्टली यही तो बोला जा सकता है ना कि ये 5 लोगों का ग्रुप जो है ना, ये हमेशा एक साथ रहेगा, इसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते। ये 5 लोग, दीज 5 पर्टिकुलर पर्संस आर ऑलवेज टुगेदर। तो वही वाली सिचुएशन आ गई, 5 लोगों को हमेशा एक साथ रखना है, तो क्या कर देंगे, इनको आपस में टाई कर देंगे। 5 लोग ये, मतलब एक यूनिट ये बन गया, इसके अलावा कितने लोग बच रहे हैं, 3 लोग और बच रहे हैं, टोटल 8 थे, तो 3 लोग ये और एक ये, टोटल 4 यूनिट हो गए। कितने तरीकों से इनको अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। सही बात है, तो अरेंजमेंट तो हो गई। उसके बाद क्या होता है, इनकी ग्रुप के अंदर आपस में इंटरनल अरेंजमेंट होती है। तो क्या इनको इंटरनली 5 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है कि ए और बी के बीच में हमेशा 3 लोग रहने चाहिए, तो 5 फैक्टोरियल से तो अरेंज नहीं कर सकते। क्या हो सकता है ना कि क्योंकि ए और बी के तो एंड्स में रहना है, एक एंड पे ए रहेगा, एक एंड पे बी, तो इन दोनों को आपस में अरेंज कर सकते हो तुम। कितने तरीकों से करोगे, 2 फैक्टोरियल से। सिमिलरली ये 3 लोगों को इनके बीच में रहना है, तो इन तीनों को आपस में रीअरेंज कर सकते हैं। कितने तरीकों से कर पाओगे, 3 फैक्टोरियल से, तो इनटू 3 फैक्टोरियल। तो चेक करो क्या कंप्लीट हो गया, सारी चीजें हमने कवर कर ली। ठीक है, सबसे पहले बोला गया था ए और बी के बीच में ये 3 पर्टिकुलर पर्संस रहेंगे, तो इनको रख दिया और बोल दिया कि ये एक यूनिट जहां भी जाएगा साथ में जाएगा। तो एक यूनिट ये हो गया, इसके अलावा कितने लोग बच रहे थे, 3 लोग, तो 3 + 1 टोटल 4 यूनिट। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से।
एक बार ये खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, इसकी ग्रुप के अंदर आपस में जो अरेंजमेंट हो सकती है। तो उसमें हमने कहा कि क्योंकि एक एंड पे ए होगा हमेशा, दूसरे एंड पे बी, तो इन दोनों को आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीकों से हो पाए, 2 फैक्टोरियल। इन तीन लोगों को हमेशा इनके बीच में रहना है, तो इन तीनों को आपस में तो रीअरेंज कर ही सकते हैं। कितने तरीकों से कर पाएंगे, 3 फैक्टोरियल से। तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पढ़ के देख लो। नेक्स्ट में क्या लिखा गया, देयर आर एग्जैक्टली 3 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। तो क्या फर्क है दोनों स्टेटमेंट्स में? ऊपर भी ये बोला गया था 3 लोग हैं और बी के बीच में, इसमें भी ये बोला गया ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया गया है, मतलब जो 3 लोग तुम्हें इनके बीच में प्लेस करने हैं ना, वो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं कि यही 3 बंदों को प्लेस करना है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंपली बोल दिया कि ए और बी के बीच में 3 लोग आएंगे। तो इसमें नया क्या होगा कि हमें पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से 3 बंदों को हम ए और बी के बीच में रखें। तो ए पार्ट में सबसे पहले सेलेक्ट करो 3 लोगों को जो ए और बी के बीच में रहेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीकों से कर पाओगे, 8 C3। तो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। एक बार अगर तुमने सिलेक्शन कर ली, कोई 3 बंदे सिलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद तो वही चलेंगे कि 3 लोग सिलेक्ट कर लिए, मान लो कौन से 3 लोग हैं, P1 P2 P3 हैं, उसके बाद सारा मामला सेम चलेगा। ठीक है, इनको ए और बी के बीच में रखेंगे, इनको टाई कर देंगे आपस में, तो रिजल्ट कितना आएगा, सारा घूम फिर के यही तो आएगा। तो ये सारा तो फैक्टर सेम ही रहेगा, बस एक्स्ट्रा चीज तुमने क्या की, 8 C3 की। और क्योंकि ये भी सारा काम करना है, ये भी करना है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई ही तो होंगे। सो 8 C3 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देख लो इसको। ठीक, तो छोटी छोटी सी जो चीजों का डिफरेंस है ना, जिसे इसमें पर्टिकुलर लिख दिया, इसमें नहीं लिखा, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगेन स्टेटमेंट का मतलब समझना पड़ेगा। क्या बोला गया, दे शुड फॉलो द ऑर्डर ए बी सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या मतलब है इस चीज का, टोटल 8 लोगों को खड़ा किया गया एक लाइन में, तो बोला गया कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ हम देखें तो ऑर्डर में कौन बंदा पहले दिखना चाहिए, पहले ए दिखना चाहिए, फिर बी दिखना चाहिए, फिर सी दिखना चाहिए। तो एक चीज इसमें समझने लायक ये है कि इसने ये नहीं बोला कि ए बी और सी तीनों एक साथ होंगे, ऐसा नहीं बोला गया। ये तीनों दूर दूर भी हो सकते हैं, आपस में साथ भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं। बस ऑर्डर डिफाइन कर दिया कि पहले लाइन में तुम्हें ए दिखना चाहिए, बाद में बी, बाद में सी। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक बंदा खड़ा है, फिर दूसरा, फिर ए आ गया, फिर एक बंदा आ गया, फिर बी आ गया, फिर कुछ बंदे आ गए, फिर सी आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक बात है। तो इसने सिर्फ ऑर्डर की बात की है, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि ये तीनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो उस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ठीक है, ठीक है। तो बस अब बता दो क्या क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। 8 पोजीशंस फिल करनी है, इनका ऑर्डर डिफाइन कर दिया, ए बी सी इस तरीके से होंगे। तो इसको कैसे किया जा सकता है, 2 तरीके हैं इसको करने के। सुनना, अगेन ऐसे क्वेश्चन काफी कॉमन है। ठीक है, तो देखना कैसे करेंगे। एक तरीका तो तुम्हें क्या समझ में आ सकता है ना, 8 प्लेसेस फिल करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला काम तो क्या करो, क्योंकि कंडीशन किस पे है, ए बी सी पे है कि उनका ऑर्डर ऐसे होना चाहिए, तो पहले हम ए बी सी को ही प्लेस करते हैं। तो इन 3 बंदों को प्लेस करने के लिए कितनी प्लेसेस सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, 3 प्लेसेस सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो कर लो 8 C3, मान लो ये वाली करी, ये वाली करी, ये वाली करी, 3 प्लेसेस सिलेक्ट कर लिए इनको बिठाने के लिए या खड़ा करने के लिए। ठीक है, अब इन 3 प्लेसेस पे सोच के बताना, इन 3 प्लेसेस पे इन 3 लोगों को प्लेस करने के कितने तरीके हैं। क्या 3 फैक्टोरियल है, नहीं। 3 फैक्टोरियल का मतलब तो जैसे मर्जी प्लेस कर दो उनको। तो 3 प्लेसेस रखी गई है, 3 पर्संस है ए बी सी, कितने तरीकों से प्लेस कर सकते हो। तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, एक ही तो तरीका है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि पहले ए दिखेगा, उसके बाद बी दिखेगा, उसके बाद सी दिखेगा। ठीक है, तो इन 3 प्लेसेस पे इन तीनों को रखने का एक ही तरीका, देयर इज ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट। 3 फैक्टोरियल की बजाय एक ही अरेंजमेंट बनेगा इस केस में। तो बस कंडीशन फुलफिल हो गई ऑलरेडी, 3 लोगों को प्लेस कर दिया, बाकी जो 5 लोग बचे उस पर तो कोई कंडीशन है ही नहीं, जैसे मर्जी रख दो। जैसे मर्जी का मतलब 5 फैक्टोरियल से। ये भी बात ठीक है, सही। तो आसान तरीका है कि 3 लोगों को प्लेस करना था, तो पहले उन्हीं को प्लेस कर दो।
प्लेस कैसे करोगे, पहले उनके लिए पोजीशंस तुम्हें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, चुननी पड़ेंगी। तो सेलेक्ट कर ली, उसके बाद देख लिए कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो वो तो देख के समझ में आ ही जाएगा कि एक ही तरीका होगा ऐसा। ठीक बात है, ये हो गया एक तरीका इसको सोचने का। एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, मेथड नंबर 2। क्या हो सकता था, तुम क्या सोचते कि अगर मैं इन 8 लोगों को ऐसे अरेंज कर दूं बिना किसी कंडीशन के, 8 फैक्टोरियल कर दिया। अब इसमें होगा क्या ना, हर एक जो अरेंजमेंट बनेगा, जैसे मान लो यही अरेंजमेंट है कि यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5, ये एक अरेंजमेंट बन रहा होगा इन 8 फैक्टोरियल में। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और अरेंजमेंट्स बनेंगे जिसमें क्या हो रहा होगा, सिर्फ ए बी और सी आपस में इंटरचेंज हो रहे होंगे। मतलब एक ऐसा होगा जिसमें ये सारी सिचुएशन तो सेम ही है, ए की जगह बी आ गए, यहाँ पे ए आ गए, यहाँ पे सी आ गए, या फिर ए आ गया, सी आ गए, बी आ गए, ऐसे करके और बनेंगे। तो इस 8 फैक्टोरियल में हर एक केस के कोरेस्पॉन्डिंग ऐसे कितने केस होंगे, 3 फैक्टोरियल केसेस होंगे, जिसमें क्या हुआ होगा, सिर्फ ए बी सी की पोजीशंस आपस में चेंज हुई होगी, बाकी पांचों को फिक्स रखा गया होगा। ठीक बात है, बट क्योंकि हमें तो ऐसे 3 फैक्टोरियल केस चाहिए ही नहीं, ऐसे जितने भी 3 फैक्टोरियल वाले बनेंगे उसमें से हमें सिर्फ एक ही केस चाहिए जो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जिसमें ए पहले होगा, बी बाद में, सी बाद में। तो अगेन for every 3 factorial cases in this 8 factorial collection there is only one single case which follows our condition। तो क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस आउट करने के लिए अपॉन करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो इन दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, ये भी 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल है, ये भी 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो जो तरीका तुम्हें सही लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, 9th पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीट। उसके बाद 10th पार्ट रीड करो, 11th रीड करो, ये दोनों ट्राई करो। ओके, कमिंग टू 10th पार्ट, क्या लिखा गया, ए स्टैंड्स बिफोर बी, ए बी से पहले खड़ा होगा, एंड सी इज अहेड ऑफ ए, सी ए के आगे बाद में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें अगेन 3 बंदों की बात की गई है, 3 बंदों पे कंडीशन है कि जब तुम 8 लोगों को खड़े करोगे ना और लेफ्ट से लेकर राइट देखोगे तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए कि ए तो बी से पहले खड़ा है, सी ए के बाद में खड़ा है। तो अगेन इन तीनों के ऑर्डर की बात की जा रही है कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। ठीक बात है, तो पहले तो देख लेते हैं कि कितने इनके अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। ठीक बात है, तो क्या समझ में आएगा ना, ए पहले चाहिए, तो पहले मान लो यहाँ पे ए रखा गया। अगेन ये तो बोला नहीं गया कि तीनों एक साथ होने हैं, ठीक है, तो सेपरेटेड भी हो सकते हैं, बस ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है ए स्टैंड्स बिफोर बी, पहले ए आ गया, उसके बाद मान लो बी आ गया ऐसे, एंड सी इज अहेड ऑफ ए, सी ए के बाद में आएगा, तो सी यहाँ पे आ गया। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस ऑर्डर में हो सकते हैं तीनों बंदे। या फिर अगेन ए स्टैंड्स बिफोर बी, ए बी से पहले, एंड सी इज अहेड ऑफ ए, सी ए से बाद में आएगा, तो बाद में आने का मतलब ऐसे भी तो आ सकता है। तो मतलब ये 3 बंदे ए बी सी इन 2 पॉसिबल ऑर्डर्स में खड़े हो सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन रही है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे कि ए बी से पहले है, सी ए के बाद में? नहीं बनेगा, यही 2 बनेगी। तो इसका मतलब जैसे पहले क्वेश्चन में था कि 3 बंदों पे रिस्ट्रिक्शन थी कि वो इसी ऑर्डर में आने चाहिए, ऐसे इस क्वेश्चन में क्या है, इन 3 बंदों पे रिस्ट्रिक्शन आ गई कि वो या तो इस ऑर्डर में दिखेंगे या फिर इस ऑर्डर में दिखेंगे। तो कैसे सॉल्व करें, उसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि पहले तो इन 3 बंदों का निपटारा करो, इन तीनों को ही प्लेस कर दो। तो टोटल 8 प्लेसेस पे फिल करने, प्लेस करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले तो इन 3 बंदों को प्लेस करने के लिए 3 पोजीशंस चुन लो, 8 C 3, 3 प्लेसेस चुन ली, मान लो 1 2 और 3। अब क्या करोगे, इन 3 प्लेसेस पे इन 3 बंदों को अरेंज करोगे। कितने तरीकों से कर सकते हो, क्या 3 फैक्टोरियल से? नहीं, लिखा है सामने 2 तरीकों से। तो इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 2 ही तो बनेंगे। तो कर दिया, अरेंज कर दिया, मान लो यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया, यहाँ पे सी, या दूसरा तरीका। तो ये तीनों तो प्लेस हो गए, बाकी जो 5 लोग बचे उस पर क्या कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है। कितने तरीकों से कर पाओगे, 5 फैक्टोरियल से कर पाओगे। तो बस ये भी हो गया। ठीक बात है। तो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन था, बस उसमें एक ही अरेंजमेंट हो सकता था, इसमें उसने जो भी स्टेटमेंट दी उससे क्या मतलब समझ में आया कि 2 अरेंजमेंट बन सकते हैं इसके। तो अप्रोच तो हमारी सेम ही रही। ठीक बात है। ओके, एक लास्ट पार्ट और बचा इसी क्वेश्चन का, ये भी पढ़ के देख लो। ए बी आर टुगेदर, ये 2 बंदे एक साथ होने चाहिए, एंड सी मस्ट बी अहेड ऑफ डी, सी क्या होना चाहिए, डी से आगे होना चाहिए। तो ये 2 टुगेदर हैं, इनको तो पहले क्या कर दो, टाई कर दो। जैसे ही देखा टुगेदर है, टाई कर देंगे। तो भाई काम करेंगे, ए बी को कर दिया टाई,
अब इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, इसको एक बंदा मान के चलेंगे और लास्ट में जब अरेंजमेंट हो जाएगी इनके इंटरनल अरेंजमेंट भी कर देंगे। तो बस इसका यही रोल है। तो ए बी को कर दिया टाई, प्लस में और क्या कंडीशन है ना, सी मस्ट बी अहेड ऑफ डी। तो सी और डी क्या होना चाहिए इस ऑर्डर में, सी अहेड ऑफ डी का मतलब पहले डी फिर सी। तो ये दोनों टाई हो गए, ये दोनों इस ऑर्डर में होने चाहिए, तो कर सकते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर फिक्स हो गया तो वही काम करते हैं, पहले तो इन दोनों को प्लेस कर देते हैं। अब सिचुएशन क्या है ध्यान से सुनना, ए बी को जैसे तुमने टाई किया, अब टोटल 8 बंदे नहीं है, टोटल 7 बंदे हैं, 7 यूनिट्स हैं। तो मतलब तुम्हें 7 प्लेसेस फिल करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, वही पहले वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं। ठीक है, 7 यूनिट है, 7 प्लेसेस फिल करनी है। पहले इनका निपटारा करते हैं कि डी पहले आएगा सी बाद में आएगा। तो इनको प्लेस करो पहले, कैसे प्लेस करोगे, 7 में से 2 प्लेसेस को सिलेक्ट कर लो, 7 C2, उन पे मान लो ये 2 हो गई, 1 हो गया 2 हो गया, उन पे इन दोनों को प्लेस करना है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, 1 ही आएगा, इनका काम खत्म। बाकी कितने बंदे बचे, 5 बंदे बचे, इसको एक ही बंदा मान के चल रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, बाकी कितने बंदे बचे 5। कितने तरीकों से कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से, सारा काम खत्म है। लास्ट में एक चीज जो करनी थी, इन दोनों को इंटरनली अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीकों से कर पाओगे, 2 फैक्टोरियल से, ये चीज आ जाएगी। तो कितना बनेगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट होके 7 फैक्टोरियल आ जाएगी। ठीक बात है। तो बस बार बार वही चीज कर रहे हैं, कुछ लोगों को एक साथ रखना है, टाई कर दिया, कुछ लोगों को सेपरेटेड रखना है, पहले उनको ग्रुप से बाहर रखा, बाकी लोगों को अरेंज कर दिया, जो गैप्स बने उन गैप्स में उनको प्लेस कर दिया। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि कुछ लोगों के ऑर्डर के बारे में बात की गई है, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो उस केस में क्या किया, सबसे पहले उतनी प्लेसेस सेलेक्ट करके उनको ही अरेंज कर दिया, जितने भी तरीकों से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं या 2 से कर सकते हैं। एक बार वो अरेंज हो गए, फिर बाकी को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये एक बड़े वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें काफी सारी वेरिएशंस हमने ले ली हैं। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चंस की करते हैं प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। स्टेटमेंट लिखी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। ठीक है, तो 6 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, इनको अरेंज करना है सच दैट, पहला क्वेश्चन है जो, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए। तो कर सकते हैं आराम से, नो 2 बॉयज आर टुगेदर का मतलब क्या, ये 6 के 6 बॉयज क्या होने चाहिए, आपस में सेपरेटेड होने चाहिए। तो कौन सा मेथड लग जाएगा, गैप मेथड लग जाएगा। तो कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 लड़कों पे कंडीशन है कि सारे के सारे सेपरेटेड होने चाहिए। तो क्या करेंगे, उन 6 को ग्रुप से बाहर रखेंगे, बाकी जो 6 लड़कियां बचेंगी उनको आपस में अरेंज कर देंगे। कितने तरीकों से कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल से, तो 6 फैक्टोरियल। तो उनको अरेंज करने से क्या होगा, उनके बीच में गैप्स बनेंगे, कितने, 7 गैप्स बनेंगे। उन 7 गैप्स में इन 6 लड़कों को प्लेस करना है। तो क्या करो, पहले 6 गैप्स को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद में उनको अरेंज कर देंगे। तो सिलेक्ट करने के तरीके 7 C 6 इनटू अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। डायरेक्टली गैप मेथड का क्वेश्चन था कि जो 6 के 6 लड़के हैं, नो 2 बॉयज आर टुगेदर का मतलब जो 6 के 6 लड़के हैं सारे आपस में सेपरेटेड होने चाहिए। So first part is done. Then coming to second, boys and girls sit alternate. ठीक है, ऑल्टरनेट बैठे होने चाहिए। ऑल्टरनेट का मतलब समझते हो, पहले एक लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की, इस तरीके से उनकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो सोच के देखो कैसे करोगे। ठीक है, तो क्या करें देखना इसको। पहले क्या करते हैं ना, मान लो 6 के 6 बॉयज को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, सो अरेंज 6 बॉयज, पहला स्टेप ये कर रहे हैं, देखते जाना ध्यान से। कितने तरीकों से कर दिया, 6 फैक्टोरियल से। तो मान लो B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये 6 बॉयज हैं। लड़कियों और लड़कों को ऑल्टरनेट बैठना है, पहले 6 लड़कों को अरेंज कर दिया। अब क्या करें, 6 लड़कियों को कैसे प्लेस करें ताकि जो हमारे पास अरेंजमेंट बन के आए वो ऑल्टरनेट का बन के आए। तो क्या समझ में आएगा, क्या ये बोला जा सकता है कि इन 6 लड़कों को प्लेस करने के बाद इनके बीच में जो 7 गैप्स बने होंगे उन गैप्स में लड़कियों को प्लेस कर दे, क्या ये बोलना सही है, सोच के देखो। ठीक है, तो पहली नजर में अगर तुम इसको देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि ये सही आर्ग्यूमेंट है कि 6 लड़कों को प्लेस कर दो, जो 7 गैप्स बनेंगे उनमें लड़कियों को प्लेस कर देंगे तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, ये गलत है सोचना। क्यों गलत है, क्योंकि मान लो तुमने एक गैप में यहां पे प्लेस कर दी किसी लड़की को,
और कौन सा गैप है, ये यहां कर दिया, मान लो यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, ठीक है। तो हमने पहले आर्गुमेंट दिया कि जो 7 गैप्स बनेंगे उसमें किसी 6 गैप्स में लड़कियों को प्लेस कर दो। तो मान लो तुमने ऐसे प्लेस कर दिया, बट इससे क्या होगा ना, ये दोनों लड़के एक साथ आ जाएंगे, तो कंडीशन तो हमारी फेल हो गई कि दोनों के दोनों ऑल्टरनेट होने चाहिए हमेशा। ठीक बात है। तो इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो गैप मेथड लगा देते हैं, बट गैप मेथड से ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो ये करना सही नहीं है, हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी इससे, तो ये काम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, देखो पहला काम तो वही करो, 6 लड़कों को प्लेस कर दो, कर दिया। सो B1 B2 B3 B4 B5 B6। अब अगर ऑल्टरनेट चाहिए ना तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, या तो ऐसे करो, यहाँ पे लड़की को प्लेस करो, फिर यहाँ पे, 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 ऐसे तो करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका क्या कि B1 B2 B3 B4 B5 B6 ऐसे है। या फिर कैसे ऑल्टरनेट कर सकते हो कि पहले लड़की से स्टार्ट किया था बिठाना, अब लड़के से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे लड़की आएगी 2 3 4 5 6। सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसमें तुम बोल पाओगे कि ये दोनों बंदे क्या हैं, दोनों क्या है, ऑल्टरनेट बैठे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। सही। तो गैप मेथड वाले से ये चीज फुलफिल नहीं होगी, यही 2 तरीके बन सकते हैं। तो बस कर देते हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो पहले 6 लड़कों को प्लेस किया था 6 फैक्टोरियल से। अब अगर इस वाले केस की बात करें तो 6 लड़कियों को कहां पे बिठाना है, इनकी जगह फिक्स होगी, यहां पे बिठाना है। 1 2 3 4 5 6 कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, 6 फैक्टोरियल से, तो इनटू 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज आएंगे, सो 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल ऐसे आ गया। वो इस वाले केस के कोरस्पॉन्डिंग आए, तो या तो ऐसे होगा या फिर प्लस, या फिर क्या हो सकता है इस तरीके से कि पहले 6 लड़कों को बिठा लिया 6 फैक्टोरियल तरीके से, इनटू 6 लड़कियां कैसे बैठेंगी, इन 6 फिक्स पोजीशंस पे बैठेंगी। कितने तरीकों से बैठ सकती हैं, 6 फैक्टोरियल से। तो कितना आ गया, ये 2 टाइम्स हो गया, 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। देख लो इसको, सही है कि नहीं, ठीक बात है। तो फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पहले 6 लड़कों को बिठाया 6 फैक्टोरियल से, उसके बाद जो 6 लड़कियों को बिठाना था उनको बिठाने के कितने तरीके थे, 2 तरीके थे, या तो इन 6 सीट्स पे बैठेंगी या फिर इन 6 सीट्स पे बैठेंगी। तो 2 तरीके से पहले वो सिलेक्शन कर ली हमें कि किन 6 सीट्स पे बिठाना है, उसके बाद उनको बिठाने के तरीके कितने, 6 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट के लिए, व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट। ठीक बात है। ओके, बाकी के 2 पार्ट्स भी कर लो, 3rd एंड 4th। सो कमिंग टू द 3rd पार्ट, देखते हैं इसको क्या बोला गया। All the boys are together and all the girls are together। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। टुगेदर का मतलब देख, टुगेदर वर्ड को देखते ही हम क्या करते हैं, उनको टाई कर देते हैं। तो 6 के 6 बॉयज को आपस में टाई कर दो, ये 6 आपस में टाई हो गए, 6 गर्ल्स को आपस में टाई कर दो, ये 6 गर्ल्स आपस में टाई हो गई। इसको एक यूनिट माना जाएगा, इसको एक यूनिट कितने तरीकों से अरेंज कर पाओगे, 2 फैक्टोरियल से। 2 यूनिट्स है, आपस में अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या होगा, इनके इंटरनल अरेंजमेंट किए जाएंगे। इसको कितने तरीकों से, 6 फैक्टोरियल, 6 लड़कियों को कितने तरीकों से, 6 फैक्टोरियल। ये आ गया, सही बात है बिल्कुल। ठीक है, लास्ट पार्ट भी कर लो। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, ऐसी भी स्टेटमेंट देखी हुई है हमने। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर का मतलब क्या कि ऐसे अरेंजमेंट नहीं चाहिए जिसमें सारी लड़कियां एक साथ हैं। तो करेंगे क्या, टोटल ले लेंगे और उसमें से वो वाले माइनस कर देंगे जिसमें ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। ठीक बात है ये। तो बस अगेन कर सकते हैं, टोटल कितने होंगे, टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल 12 लोग हैं तो 12 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। माइनस ऐसे केसेस जिसमें सारी लड़कियां एक साथ हैं तो इनको एक यूनिट मान लेंगे। तो 6 लड़कियों का एक यूनिट हो गया, बाकी 6 लड़के, 6 + 1 टोटल 7 लोग हैं, 7 फैक्टोरियल इनटू इनके इंटरनल अरेंजमेंट कितने, 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। ये हो गया। ठीक है। तो बार बार वही चीज कर रहे हैं, टाई मेथड लगा रहे हैं, गैप मेथड लगा रहे हैं। सही है जी। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और लिखे गए, ये भी ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज the number of ways of sitting 3 gentlemen and 3 ladies in a row such that each gentleman is adjacent to at least 1 lady।
ठीक है, तो पढ़ के देखो, स्टेटमेंट काफी बढ़िया तरीके से फ्रेम की गई है, पढ़ के देख लो क्या मतलब है। टोटल 3 जेंटलमैन हैं, 3 लेडीज हैं, उनको अरेंज करना है एक रो में। कंडीशन क्या है, ईच जेंटलमैन इज एडजेसेंट टू एटलीस्ट 1 लेडी। तो जब 6 लोगों को एक रो में अरेंज करोगे तो हर एक जेंटलमैन के कम से कम एक साइड पे तो एक लेडी आनी चाहिए, उसके एडजेसेंट कम से कम एक लेडी होनी चाहिए, ये बोला गया। ठीक बात है, तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 3 जेंट्स हैं, G1, G2, G3, L1, L2, L3, 3 जेंट 3 लेडीज, ये अरेंजमेंट है। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको अरेंज करें। ठीक है, सोचना स्टार्ट करो कैसे अरेंज करो कि ये कंडीशन फुलफिल हो। पहले तो हमें क्या समझ में आएगा ना कि एक साइड पे तो लेडी प्रेजेंट होनी ही चाहिए। तो मतलब ऐसी जब सिचुएशन आएगी ना कि एक जेंट बैठा है, उसके राइट वाले साइड पे भी जेंट है और लेफ्ट वाले साइड पे भी जेंट है। ठीक बात है, एक जेंटलमैन, उसके राइट में भी जेंट और लेफ्ट में भी जेंट, तो उस केस में क्या होगा, ये जो बीच वाला जेंटलमैन होगा इसके लिए कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि इसके किसी भी साइड पे कोई लेडी प्रेजेंट नहीं है। सही, तो ये तो समझ में आ रहा है कि जितने ऐसे केसेस होंगे ना कि 3 जेंटलमैन एक साथ होंगे, वो वाले सारे केसेस हमें नहीं चाहिए, वो सारे हमारे क्या है, नॉन रिक्वायर्ड केसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम नॉन रिक्वायर्ड वाले केसेस फाइंड कर लेते हैं और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा हमें। सही बात है ना, जब भी कोई भी प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ये फीलिंग आए कि नॉन रिक्वायर्ड केसेस फाइंड करना हमारे लिए ज्यादा आसान है, तो क्या करो, नॉन रिक्वायर्ड वाले फाइंड कर लो, टोटल में से माइनस कर देना। ठीक, तो करते हैं इसको, नॉन रिक्वायर्ड केसेस की बात कर रहे हैं। तो सोच के देखो कौन कौन से केसेस हमें नहीं चाहिए जो कि हमें टोटल में से एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। तो केस 1 की बात करते हैं। केस 1 तो क्या समझ में आया कि जब 3 जेंट्स एक साथ होंगे, उस केस में बीच वाले जेंट के लिए कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि उसके कोई भी एडजेसेंट लेडी नहीं है। तो केस 1 तो हमें वो नहीं चाहिए, व्हेन ऑल 3 जेंटलमैन आर टुगेदर, ये बात सही है। ठीक, तो ऐसे केसेस तो फाइंड कर ही सकते हैं जब तीनों जेंटलमैन एक साथ होंगे, सिंपल टाई मेथड की एप्लीकेशन। सो G1, G2, G3, इन तीनों को टाई कर दो, एक साथ रखना है तो ये क्या बन गया, एक यूनिट बन गया। 3 साथ में लोग और है, तो 3 + 1 कितने, 4 फैक्टोरियल, सो इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई इनके इंटरनली अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल हो सकते हैं। तो इतने नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे इसमें, इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। कर लो, कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर इसका देखेंगे मैच करके कितना बन रहा है ये, 24 × 6, 144 बन जाएगा ये। तो इतने अरेंजमेंट्स हमें एक्सक्लूड करने हैं टोटल में से। टोटल कितने होंगे, टोटल तो कितने, 6 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, एक तो काम हो गया। अब सोच के देखो कि क्या सिर्फ इतने केसेस एक्सक्लूड करना काफी है, या कुछ ऐसे केसेस भी बनेंगे, कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स भी बन सकते हैं जो हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे टोटल में से, जो कि हमें नहीं चाहिए। सोच के देखो, और ऐसे कौन से अरेंजमेंट्स बन सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या समझ में आएगा, बन सकते हैं क्या, समझना इसको। मान लो ऐसे केसेस हैं, 6 लोगों को अरेंज करने ना, तो 6 प्लेसेस को फिल करने बेसिकली हमें 1 2 3 4 5 6। तो जो ऐसे केसेस होंगे ना जिसमें मान लो पहली पोजीशन पे G1 जेंट है, दूसरी पे भी जेंट है, तो वो वाले अरेंजमेंट्स में भी क्या हो जाएगा, कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस एंड वाला जो जेंट होगा इसके तो किसी भी साइड पे कोई लेडी आई नहीं है, इसके एडजेसेंट कोई भी लेडी नहीं है, एक ही साइड थी इसकी जो फील्ड थी, ऑक्यूपाइड थी, उस पे भी जेंट है, तो इसके लिए क्या होगी, कंडीशन फेल हो गई। तो इसका मतलब ऐसे केसेस भी हमें नहीं चाहिए होंगे। सिमिलरली अगर दूसरे वाले एंड के लिए सही यही सेम बात करो, 1 2 3 4 5 6, तो अगर यहाँ पे कोई जेंट है G1, यहाँ पे जेंट है G2, तो ऐसे वाले केसेस भी हमें नहीं चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो पहले तो हमने कहा था कि अगर एक जेंट है, उसकी 2 साइड्स हैं ऑक्यूपाइड, दोनों पे अगर जेंट आ जाए वो वाले केसेस हमें नहीं चाहिए। अब अगर एंड्स की बात करें तो एंड्स में तो जो भी बंदा होगा उसके एक ही साइड ऑक्यूपाइड होगी, तो उस वाली एक साइड पे भी अगर जेंट आ जाए तो उसके लिए भी कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये भी सारे अरेंजमेंट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, टोटल में से एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। सही बात है, तो ये तो पता चल गया। इसी में एक और जो चीज है, जो एक और डिटेल है ना, वो क्या देखनी पड़ेगी कि अगर पहले पे G1 है, दूसरे पे G2 है, तीसरे पे लेडी रखनी पड़ेगी तुम्हें L1।
अगर यहाँ पे G1 है, यहाँ पे G2, यहाँ पे लेडी रखनी पड़ेगी L1। तो ये वाले केसेस हमें एक्सक्लूड करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे भी कोई जॉइंट आ गया ना तो उससे क्या होगा, तीनों जॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे, और वो वाले केसेस तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। तो इसका मतलब इस केस में, केस नंबर 2 में हम सिर्फ उन्हीं अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें एंड्स पे दो जेंट्स हैं बट उसके साथ तीसरी कौन सी है, लेडी है। इस वाले एंड पे दोनों जेंट्स हैं बट तीसरी क्या है, लेडी है। तो पर्टिकुलरली इन्हीं केसेस की बात कर रहे हैं। तो केस 2 में मैं लिख देता हूं कौन से केसेस हमें नहीं चाहिए। व्हेन टू जेंटलमैन आर टुगेदर ऑन ईदर एंड, किसी भी एंड पे दो जेंटलमैन जब एक साथ हैं। इससे भी बढ़िया स्टेटमेंट अगर लिखनी है तो एग्जैक्टली भी लगा दो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, व्हेन एग्जैक्टली टू जेंटलमैन। एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ दो ही वाला केस लेके चल रहे हैं, तीसरी लेडी रखेंगे क्योंकि 3 वाला केस ऑलरेडी हो चुका है। तो केस नंबर 2 में नॉन रिक्वायर्ड केसेस में क्या आया, व्हेन एग्जैक्टली टू जेंटलमैन आर टुगेदर ऑन ईदर एंड। तो ये वाले केसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार अगर समझ में आ गया कि कौन से केसेस नहीं चाहिए, उसके बाद कैलकुलेट करना तो हमें आता है, वो तो आसान है, ठीक है। तो कर लो, सिर्फ इसी वाले की बात कर रहे हैं अभी। एक एंड को पकड़ के चलो, दूसरे एंड के लिए तो उतने सेम ही आ जाएंगे। तो इस वाले एंड की बात करें अगर 1 2 3 4 5 6, इस वाली प्लेस पे जेंट रखना है। कितने लोग हैं, कितने जेंट्स हैं, 3, तो 3 आ गए। एक बचा, सॉरी एक यहाँ पे आ गया, बाकी कितने बचे, 2 बचे। यहाँ पे प्लेस करने के कितने तरीके, 2। तो यहाँ पे जेंट प्लेस हो गया, यहाँ पे जेंट प्लेस हो गया। यहाँ पे क्या चाहिए, लेडी। टोटल कितनी लेडीज हैं, 3। इसको प्लेस को फिल करने के तरीके 3। तो ये वाला कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। बाकी 3 लोग हैं, 3 प्लेसेस है, कितने तरीकों से, 3 फैक्टोरियल से। तो कितना आ गया ये 3 × 2 × 3 × 3 फैक्टोरियल। तो ये वो वाले सारे अरेंजमेंट्स आ गए जो कि इस टाइप के होंगे, पहले G फिर L। तो इस वाले एंड के लिए अगर इतने हैं, इस वाले एंड के लिए एनालिसिस करोगे कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो इसी को × 2 कर देंगे। तो केस 2 में टोटल इतने अरेंजमेंट्स आएंगे जो कि अगेन हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। कैलकुलेट कर लो कितना, 3 2 6, 3 2 6 6। तो 6 का क्यूब कितना हो गया, 216 हो गया, ये आ गया। तो ठीक है, केस 2 भी कवर हो गया। अब सोच के देख लो, क्या कोई और केस बन सकता है, कोई और अरेंजमेंट्स बन सकते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए? तो और नहीं बन पाएंगे, ठीक है। वैसे भी सोच के देख सकते हो, 2 ही तो पॉसिबिलिटीज है। एक बंदा कहां पे होगा, या तो बीच में कहीं पे होगा, तो उस केस में उसकी 2 साइड्स ऑक्यूपाइड होंगी। तो हमने क्या कर दिया, दोनों पे जेंट रख दिया। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होने देनी तो वो वाला हमने केस ले लिया नॉन रिक्वायर्ड में। या फिर क्या होगा, बंदा कहां पे होगा, किसी एंड पे होगा। अगर किसी एंड पे है तो उसकी एक ही साइड ऑक्यूपाइड होगी, तो वहां पे भी जेंट हो सकता है हमारे नॉन रिक्वायर्ड के लिए। तो दोनों हमने कवर कर लिए, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो बस ठीक है। तो रिक्वायर्ड अगर फाइंड करने हैं तो कर लो। सो रिक्वायर्ड केसेस इज इक्वल टू कितने, टोटल जितने थे माइनस केस 1 वाले माइनस केस 2 वाले। टोटल कितने हैं, 6 फैक्टोरियल है। केस 1 कितने, 144, केस 2 कितने, 216। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720, और ये कितना आएगा, दिस इज 360। सो दिस इज इक्वल टू 360 आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन ए बन जाएगा सही। सो काफी बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, काफी सोचने वाला क्वेश्चन था। ओके, ठीक बात है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये भी ट्राई कर लो। जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ट्राई करके देखो, स्टेटमेंट रीड करो, सॉल्व करो। ओके, सॉल्व कर रहे हैं, देखना क्या लिखा गया है। Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively. ये एक स्टेटमेंट हो गई। Then second statement is let m be the number of ways in which they can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively. Then m upon n is equal to। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक बात है ना। तो देख लो, एक n पूछा गया, ये एक क्वेश्चन है, और उसके बाद m में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे गए एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू बता दो, क्या बोला गया, टोटल 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, उनको स्टैंड करना है कैसे, दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड consecutively। सारी गर्ल्स consecutively होनी चाहिए, मतलब दे ऑल मस्ट बी टुगेदर। तो सिंपल टाइम मेथड। तो 5 लड़कियों को 1 यूनिट माना जाएगा, एक ये 5 ये, टोटल कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल इनटू 5 लड़कियों की इंटरनल अरेंजमेंट कितनी, 5 फैक्टोरियल।
तो ये तो n की वैल्यू आ गई। ठीक है, 5 सेकंड का काम था ये तो। ठीक है, उसके बाद m के बारे में पढ़ के देख लो। m क्या बोला गया, फिर से वही अरेंजमेंट है, 5 बॉयज 5 गर्ल्स हैं, कैन स्टैंड इन अ क्यू इन सच अ वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स आर टुगेदर। तो 5 में से एग्जैक्टली वर्ड लगा दिया, तो सिर्फ 4 ही गर्ल्स हैं जो कि एक साथ होनी चाहिए। तो बता सकते हैं कि ये भी सबसे पहली चीज तो क्या आएगी ना दिमाग में कि वो जो 4 गर्ल्स हैं ना जिनको एक साथ रखना है, पहले उनको सिलेक्ट तो करो कौन सी 4 गर्ल्स हैं। तो ये पहला स्टेप होगा कि सिलेक्शन हमने कर ली 5C4 से। अब 4 लड़कियां आगे जो हमने सिलेक्ट की, मान लो कौन कौन सी हैं, G1 है, G2 है, G3, G4, इनको एक साथ रखना है। क्या करोगे, इस पे टाई मेथड लगा दोगे, टाई कर दिए इनको, और जो भी अरेंजमेंट आएगा ये चारों एक साथ जाएंगे। बट ये भी कंडीशन है कि एग्जैक्टली यही 4 एक साथ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि जो G5 है ना वो भी इनके साथ यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए। तो उसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एक यूनिट है और जो G5 है इनको एक साथ नहीं होना, तो इन पे आपस में क्या लगा देंगे, गैप मेथड लगा देंगे। देख लो इसको अपने आप, आ रही बात समझ में। इनको एक साथ रखना था, पहला काम तो किया कि 4 लड़कियों को चूज करो जिनको एक साथ रखना है, 5C4 से कर लिया। मान लो ये 4 लड़कियां आ गई, इनको तो टाई कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है ना कि एग्जैक्टली यही 4 लड़कियां एक साथ होनी चाहिए, 5वीं इनके साथ नहीं दिखनी चाहिए। तो इसका मतलब इस यूनिट पे और इस यूनिट पे हमें क्या करना पड़ेगा, गैप मेथड लगाना पड़ेगा। तो बस आता है, हमें सब कुछ ही आता है, टाई भी लगाना आता है, गैप भी लगाना आता है। तो गैप लगाने के लिए क्या करोगे, पहले इनको ग्रुप के बाहर रखोगे। तो ये 5 को ग्रुप के बाहर रखो, बाकी कितने लोग बचे, 5 लड़के बचे, 5 लड़कों को अरेंज कर देते हैं। तो इनटू 5 फैक्टोरियल से कर दिया अरेंज। उनके अरेंजमेंट से कितने गैप्स बनेंगे, 6 गैप्स बनेंगे। 6 गैप्स में कितने यूनिट रखने हैं, 2 यूनिट रखने हैं। तो 2 गैप सिलेक्ट करो, 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, और इन चारों की इंटरनल अरेंजमेंट तो हो ही सकती है, इनटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इतने काम करने पड़े हमें। पहले 5 में से 4 लड़कियों को सिलेक्ट किया, एक यूनिट आ गया, इन दोनों यूनिट्स पे गैप मेथड लगाया। गैप मेथड लगाने का तरीका क्या होता है, इनको यूनिट से इनको ग्रुप से बाहर रखो, उसके बिना कितने लोग बचे, 5 लड़के बचे, उनको अरेंज कर दिया। 6 गैप्स क्रिएट हुए, 6 गैप्स के लिए 6 गैप्स में से 2 गैप्स को चूज कर लिया, उन 2 गैप्स में इन 2 यूनिट को रख लिया, कितने तरीकों से, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद लास्ट जो काम करना होता है, इनकी इंटरनल अरेंजमेंट करनी होती है, 4 फैक्टोरियल से कर दिया। तो इतना आ गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, कितना बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू 5C4 तो 5 ही होता है, तो 5 into 5 फैक्टोरियल इंटू 6C2 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ 6 फैक्टोरियल बचेगा, ये आ गया। तो ये m की वैल्यू, ये m की वैल्यू चल रही थी ना, दिस इज m। तो m की वैल्यू आ चुकी है, n की वैल्यू देख लो, दोनों को डिवाइड करवाओगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 5 का फैक्टर बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 की वैल्यू, 5 के बराबर वैल्यू आ गई। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस फिलहाल इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट वाला लेक्चर अगेन इसी टॉपिक पे होगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी उसमें, ठीक बात है।